वागीश्वरी वीणा पाणी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ठाट बाट शानो शौकत और साहित्य संस्कृति की धरती टोंक को महाराणा प्रताप के चेटक की टाप की धरती हल्दी घाटी की तरफ से प्रणाम निवेदन करता हूँ आप सबको। मैं रोमांचित भी हूँ, थोड़ा सा शंकित भी हूँ। बहुत सारे कारण हैं, इसका बेस बढ़ा दो। दो बातें कहना चाहता हूँ, बहुत कम कविता पाठ करूँगा, ज़्यादा कविता पाठ करने से कुछ होता नहीं है। एक तो टोंक में हूँ, नवाबी शानो शौकत की धरती है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के बड़े कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहा कि वो धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है, वो धरती झाला मन्ना के प्राण दान की है। मेवाड़ी पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। बजेगी तालियां भी बजेगी, अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो आए हैं, 1-2 मिनट लगेंगे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं इस साहित्य साधना मंच, साहित्य सारथी मंच परिवार की हमारे दोनों महनीय कवयित्रियों को, भाई हनुमान जी को बहुत बधाई देता हूँ। और एवरग्रीन कवि इस टोंक के भाई साहब गोविंद भारद्वाज जी का आभार। प्रदीप भाई बैठे हैं, बड़ा मंच है। और डॉक्टर कीर्ति काले जी का संचालन है। मैं देख रहा हूँ इस कवि सम्मेलन में कि पहले आपने अपने स्थानीय कवियों को कविता पाठ करवाया और जिस के रिश्तेदार आए थे उसको सुनकर चले गए। ये बात हमें पता होती तो हम उदयपुर से अपने भी 10-15 रिश्तेदार लेकर आते। कि मुझे लगता है अभी शुभ्रा जी वाले जा नहीं पाए होंगे क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला और मैं आ गया हूँ। तो लेकिन निवेदन इतना है, मुझे संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने यहाँ पर बैठे हैं। मैं हल्दी घाटी से आया हूँ और दुनिया के सबसे बदतमीज बादशाह के सामने राष्ट्र ध्वज का ऊपर आसमान में उठाकर अपने चेटक के घोड़े पर बैठने वाले महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में ही उतने ही लोग थे जितने आज यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इस कवि सम्मेलन को दीदी के अगर आदेश हो तो मैं थोड़ा सा आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। आप इधर उधर बिखरे हुए हैं, सोफे खाली हैं, अतिथि चले गए हैं, आप ही अतिथि हो। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, कविता के एक एक शब्द को थामने वाले अगर कोई लोग हो तो वो आप ही लोग हो जो इसने कवि सम्मेलन को बड़ा बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा इन कुर्सियों को आगे खिसका लीजिए, मैं बहुत दूरी तय करके आया हूँ। आप मेरे मुख्य अतिथि, अगर मैं अच्छी कविताएं न सुनाऊं तो वापस वहीं छोड़ दूंगा मैं। आप लोग आ जाओ, आप कैमरे वाले से भी आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, बैठ जाइए बस। हाँ, बस महिलाओं के आगे मत आना वरना बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। दीदी को बैठने दीजिए, बैठिए, बहुत स्वागत है आपका। कवि सम्मेलन अभी अभी शुरू हुआ है, बस बैठ जाओ भैया। कुर्सियां कहाँ खींच रहे हो? सरपंच का चुनाव लड़ोगे क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ, हंसो मत। अच्छा है, कोट बहुत पुराना है, देख लिया मैंने। अब जितने लोग यहाँ पर हैं आ जाइए। वो तीनों सबसे बाद में आए, हो सकता है निर्दलीय हो। कवि सम्मेलन करना है इसलिए थोड़ा सा ये व्यवस्थाएं करनी पड़ी दीदी। और तो आप भी एक बार फोटो खींच के बैठ जाइएगा, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। आपका पेमेंट गोविंद भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम बिल्कुल भी कम नहीं होने देगी, जो कि पहले से ही नगण्य है। आप जितने लोग बैठे हैं एक बार पूरा सदन, अब मैं न कोई ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि बड़े अच्छे और बड़े कवियों को आपको सुनना है। मैं तो यहाँ पर आया था कि ये बनास बहती हुई यहाँ तक आ गई है और उसी बनास के किनारों पर इस देश की सभ्यताएं, संस्कृति, इस देश की राष्ट्रभक्ति, इस देश का गौरव, इस देश के मान और सम्मान को रखने वाले कई राजा हुए, भील हुए, आदिवासी हुए, मीणा हुए, गुर्जर हुए। उन लोगों की धरती इस बनास के आसपास में आ गया हूँ। एक बार जितने लोग बैठे हैं वो एक बार ताली बजाकर मुझे बता दीजिए कि अब आप कवि सम्मेलन सुनने की पूरी मानसिकता में हैं। मैं कविता पाठ करता हूँ। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, करता हूँ। बहुत अच्छा। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। राज्यसभा में खड़ा हुआ एक आदमी, बस अब हंसना, बोलना, गाना। अंकल जी बहुत कमाल सुनते हैं सर। हाँ बिल्कुल, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ सर। आपने हम सब पारखी लोग हैं। एक भी आदमी उठ के जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे बारात की बस में से फूफा जी उतर गए हो।
हर एक आदमी पर हमारा ध्यान होता है। आपने एक एक शब्द पर वाह दिए, तालियां दी है। एक कवि को एक श्रोता इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकता और टोंक ने अभी तक लुटाया है। मैं राजस्थान की उस धरती से आया हूं जहां भीख में कुछ मांगा नहीं जाता। मैं सिर्फ अपनी कविताएं पढ़ूंगा। हमारे बड़े कवियों ने बताया है कि तालियों से कविता न बड़ी होती है न छोटी होती है, बस सिर्फ ये पता चलता है हम जो बता रहे हैं वही आप समझ रहे हैं या नहीं, बस इसके लिए तालियां होती है। वो आप बताते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं। 27 लोगों को गोली मार दी गई इस देश के अंदर। एक शब्द में धर्म पे नहीं कहता, एक शब्द में राजनीतिक पार्टियों के न समर्थन में कहता हूं न विद्रोह में कहता हूं। हमें यह नहीं सिखाया गया। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस पार्टी की निर्माता है वो मां वागीश्वरी है, मां सरस्वती। हमें इन पार्टियों से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में हम कोई बात नहीं करते। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा भाई साहब, मैं निवेदन करता हूं भाई साहब, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। बस अब आप सुन लीजिएगा। बेटा जहां जरूरत पड़े वहीं बजाना है ना। तो इस बाकी लोगों को शक होता है कि अनपढ़ आदमी 10वीं की परीक्षा दे रहा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, आप बस कमाल सुन रहे हो, ऐसे सुनते जाना। निवेदन करता हूं, सुनेगा। 27 लोगों को गोली मारी हिंदुस्तान के अंदर और यह कहा गया कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बता देना। मुझे एक दो कविताओं के मैसेज हुए थे कि महाराणा प्रताप की कविता सुनाना, हमें शहीद का गीत सुनाना। जितना मैं समय में सुना पाऊंगा उतना सुनाऊंगा। हम तो पहला कवि सम्मेलन जो मैंने जीवन में पढ़ा, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, उसकी संचालक भी डॉक्टर कीर्ति काले जी थी। आज यहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता कि आपने उनकी टिप्पणियों पे तालियां ज़्यादा बजाई या कम बजाई, लेकिन टोंक को ये बात याद रखनी चाहिए कि आज इस छोटे मंच पर जो कवयित्री बैठी हुई हैं, उन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों की बागडोर को संस्कार और तमीज़ के साथ थामा हुआ है, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। 27 लोगों को गोली मारी और कहा कि जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि हम आए थे। फिर इन लोगों ने जाकर प्रधानमंत्री को बता दिया। फिर हम गए। अच्छा। हम 3 दिन बाद अंधेरे में गए तो उन्होंने कहा आप यहां पे कैसे? तो हमने कहा भाई आप ही ने तो कहा था बता देना, तो हम आपको बताने आए हैं। साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। सुनिएगा। और मुझे पता है जिस पंक्ति पर ताली आती वहां पर टोंक का सर्वाधिक बड़ा विस्फोट करना। हिम्मत दे देना, थोड़ा सा थके हुए हैं, कवि सम्मेलनों की यात्राएं भी हैं, लेकिन बस सुनिएगा कि साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2013 में बिना बुलाए चल गए थे हम कि भाई तू तो पड़ोसी है, साथ चल, और बदले में अगर तुम हमारे बेटियों के सिंदूर उजाड़ोगे तो फिर कवि तो मंच से ये कहेगा टोंक कैसा सुनता है, मैं आप पर छोड़ता हूं। साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें, तम की काली निशा छोड़कर चल पूनम की रात करें। कहा तुझी से चल दुनिया में मिलकर एक मिसाल बने, इंसानी भावों को समझे, दया प्रेम का भाल बने। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा, मैं पहला बीज बो रहा हूं, आप बोइएगा। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा। भारत के जज्बातों में बात के बदले बात करें, लातों के उत्तर लातों में, गिन भी ना पाओगे इतने शव ले जाना तोहफे में। जगदम्बा के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में, जगदम्बा के बेटों ने, जगदम्बा के बेटों ने, जगदम्बा के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में। और क्या हमें पता था? सर सोफे पर बैठे हो, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, बस ये ध्यान रखना आप। हाँ, मतलब लोगों को यूं नहीं लगना चाहिए सोफे पे गलत लोग बैठ गए। आप बस सुनते रहिएगा। निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, हमें पता था गंजों की बस्ती में कंगा बेच रहे हैं। क्या बात है, वाह। बहुत है दोस्त। बहुत अब सुनना, मैं जिस मंदिर में हूं, जिस मंदिर के सामने एक मूर्ति है, मैं सिद्धार्थ देवल हूं। अहंकार से नहीं कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर आपने अगले 15 मिनट मुझे सुन लिया तो जब जब टोंक में कवि सम्मेलन करोगे आपको ये हिंदी कविता का सबसे छोटा बेटा याद रहेगा। मैं उस मंदिर की तरफ से एक बात कह रहा हूं, पहली बात सुन लीजिएगा। हमें पता था गंजों की बस्ती में कंगा बेच रहे हैं, हमें पता था विषधर को हम प्रेम निमंत्रण भेज रहे हैं, हमें पता था अंधे को सुरमे का मोल नहीं होगा और भैंस के आगे बीन बजाने का भी दुख होगा। हमें पता था ये महादेव का मंदिर है, हमें पता था लक्कड़ बग्गे कभी सुधर ना पाएंगे, हमें पता था कदम कदम पर अपना रंग दिखाएंगे। हमको ऊर्जा सदा मिली है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? हमको ऊर्जा सदा मिली है, बस गीता के गायन से, चौपाई को पढ़ा सदा, सीखा है ये रामायण
स्वाभिमान से हिंसा के उन्मादी दानव जब सीता हर लेते हैं, अवधपुरी की गलियों को जो विषघट से भर देते हैं, कलयुग में कोई रावण जब पिंडी से आंख दिखाता है तो श्री राम के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। श्री राम के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। जल सिंधु झेलम पानी में बारूद, रोती रही एक महिला अपनी गोद में। बैठ जा बेटा, बैठ, समझ गया, मैं समझ गया। एक क्वार्टर है, नहीं पता नहीं चलता ना कितना लिया, उससे हिसाब से ताली बजती है। कोई बात नहीं, सुनो, मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक बेटी अपनी गोद में अपने पति का सर लेकर रोती रही और टेलीविजन के कैमरों पे हमने ये देखा, हम आक्रोशित होते रहे। उनको लगा कि हिंदुस्तान बोलेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान तो बातें करने वाले लोगों का देश है। सिंधु झेलम पानी में बारूदी राख नजर आई, कांटों के घर गिरवी जब फूलों की साख नजर आई, जहां बर्फ की ठंडक में भी बंदूकों की गर्मी है। 2 दिन का ये खेल नहीं, ये वर्षों की बेशर्मी है। हिंसा के शंका के बादल में जनगण गान दिखाई देता है। सहमा सहमा हिंदू का परिधान दिखाई देता है, सहमा सहमा हिंदू का परिधान दिखाई देता है। तो भारत मां की पावन बगिया स्वाभिमान से सींचेंगे। टोंक का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, बता देना कि टोंक कैसे सुनता है। भारत मां की पावन बगिया स्वाभिमान से सींचेंगे। महाकाल के वंशज हैं हम, तो मुट्ठी को भींचेंगे। जो बीन बजाकर दूध पिलाते वो कमजोर सपेरे हैं, हम सांपों के बिल में घुसकर उनको बाहर खींचेंगे। हम सांपों के बिल में घुसकर उनको बाहर खींचेंगे। अब हम गंदे नालों को सागर, आप अच्छे लोग हैं इसलिए बातें करने का मन नहीं होता, कविता सुनाने का मन होता है। वरना कई बार हम कोशिश करते हैं हम बातें करके अपना समय निकाल दें। मैं निवेदन करता हूं, अब हम गंदे नालों को सागर का मान नहीं देंगे। कविता समाप्त कर रहा हूं, 2 बंद में सुनिएगा। क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर? लोगों ने तो उस पर प्रश्न उठाए कि ये क्या नाम रखा है। वो अमेरिका में एक भूरा बिल्ला पाया जाता है जो सबसे मूर्ख है। भूरा बिल्ला। वाह 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 वाह, जोरदार, क्या नाम दिया। तब निवेदन करता हूं दीदी, तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अब हम गंदे नालों को सागर का मान नहीं देंगे और बबूलों को चंदन का हम अभिमान नहीं देंगे। तुम गौतम बुद्ध को मानोगे तो हम केवल युद्ध को मानोगे। हम में और तुम में बड़ा अंतर है। बस ये अंतर क्या है? भूरा बिल्ला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने मेरे लिए पे नहीं या भूरे बिल्ले के लिए पे नहीं है? उपमा अच्छी दी। अच्छा, पूरी बात कह के जाओ। हम क्या हम समझते हैं क्या हो रहा है। मुझे लगता है क्या पता वॉशिंगटन का टिकट देने आए हो मुझे। अच्छा है सर, अच्छा है, बहुत ऊर्जा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, 2 बंद है छोटे से, सुन लीजिए। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अब हम गंदे नालों को सागर का मान नहीं देंगे और बबूलों को चंदन का हम अभिमान नहीं देंगे। हम गौतम बुद्ध को मानेंगे, तुम केवल युद्ध को मानोगे। हम संयम को माने, तुम असला बारूद को मानोगे। हम संस्कार को मानेंगे, तुम षड्यंत्रों को मानोगे। हम राम मंत्र को मानेंगे, तुम कट्टर यंत्रों को मानोगे। बंदूकों से धर्म पूछकर जो सिंदूर उजाड़ोगे, आतंकी बन भारत मां की धानी चूनर फाड़ोगे तो क्या होता है? बताना। कितनी नारियां यहां पर बैठी है, कार्यक्रमी नारियों ने सजाया है। क्या होता है? सिंदूरी मांगों का मूल्य बताएंगे। हम बजरंगी पूरा तन सिंदूरी करके आएंगे। अरे ऑपरेशन सिंदूर झलक है। यदि पूरी सेना बरसेगी तो पाकिस्तान की धरती पर लाशें कंधों को तरसेगी। तो पाकिस्तान की धरती पर लाशें कंधों को तरसेगी। फिर हमने कहा चलो हो गया, जूते वूते अच्छे पड़ गए इनके, अब इस प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। तो पूरी दुनिया में बात उठी कि ये क्या बात हो गई, आपने सीज फायर कैसे कर दिया, आपने युद्ध विराम कैसे कर दिया। मैं कविता समाप्त कर रहा हूं और अभी तक सिर्फ आपने ताली बजाई है, इस बार मैं मांग रहा हूं। मैं कविता जब समाप्त करूं तो आसमान में गड़गड़ाती हुई तालियां हिंदुस्तान की सेना के समर्थन में अगर टोंक ने न दी तो फिर किसानों के बेटे अपने बच्चों को कभी सरहदों पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, इस कविता का सुनेगा। जिसके लिए कविता लिखी है मैंने, मैं निवेदन करता हूं। हमारे रक्षा सचिव ने कहा कि उन्होंने शाहीन नाम की एक मिसाइल को दिल्ली की तरफ तान रखा था। तब मैं कहना चाहता हूं कि जो अमृतसर पर हिंसा का मंसूबा पाल रहा था,
साध निशाना दिल्ली पर शाहीन उछाल रहा था, जो जैसलमेर के धोरों में भी आग लगाने निकला था। चीनी कालिक मुंह पे मलकर दाग लगाने निकला था, चीनी कालिक मुंह पे मलकर दाग लगाने निकला था। सोचा सरहद पर सेना की ढाल झुकाकर मानूंगा, 1.5 अरब के इस भारत का भाल झुकाकर मानूंगा। उस मुनीर के सब जहरीले तीर निकाले सेना ने, घर में घुसकर चांद सितारे चीर निकाले सेना ने। घर में घुसकर चांद सितारे चीर निकाले सेना ने। घर में घुसकर चांद सितारे चीर निकाले सेना ने। बहुत अच्छा। बस 4 पंक्तियों में कविता समाप्त होती है। टॉक समाप्त कर देना, समय का मुझे ध्यान है। आपको लगे कि सिद्धार्थ देवल का इस मंच पर आना सही है और पहली कविता बिल्कुल सही हुई हो तो सर्टिफिकेट नौजवान दोस्तों का भी मिलना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, आपका भी चाहता हूं समर्थन। घर में घुसकर चांद सितारे चीर निकाले सेना ने, तो युद्ध विराम में भारत माता। कविता आप समाप्त करेंगे मुझे विश्वास है, क्योंकि आप कविता समझते हैं, चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। युद्ध विराम में भारत माता कर जयघोष ये कहती है, शेर मांद में बैठा हो पर नजर शिकार पर रहती है। युद्ध विराम में कहती है, शेर मांद में बैठा हो पर नजर शिकार पे रहती है। इस बार हुआ, मैं इस प्रांगण को प्रणाम कर रहा हूं, इस बार हुई जो गलती तो नामो निशान खो जाएगा। नापाक तुम्हारे घर में हर हर महादेव हो जाएगा। नापाक तुम्हारे घर में। एक बार सारे लोग हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे हर हर महादेव। देखो भैया, लोकतांत्रिक तरीके से पूछ रहा हूं, यहाँ कोई रक्तदान शिविर तो चल नहीं रहा है, तो मैं आपका खून निकालूं या आप मेरा निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर और सुनाऊं कि आपको मेरा मन है? सुनाइए तो फिर हाथ ऊपर उठा के तालियां वालियां बजाकर मुझे बता दीजिए, मैं निवेदन करता हूं। अभी तो जोश आया है लोगों में, अभी तो और सुनाइए। बाहर पीछे भी हमारे बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी तरफ देखना पड़ता है, और लिफाफा हनुमान जी के पास में है, तो बार बार इन्हें देखना पड़ता है कि ये भी कहीं रिश्तेदारों के साथ घर न चले गए हों। कवि के बहुत सारे संकट होते हैं, उन संकटों के बीच में कवि कविता पाठ करता है। बड़ा अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। आप लोग नौजवान लोग, यहाँ आसपास हॉस्टल है क्या कोई? देखा, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम लोग हो यहाँ पर, बहुत अच्छे नौजवान लोग हो, आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। आइए मैं आपको, चूंकि मुझे 2 कविताओं का आदेश है और समय कम है, तो मैं दोनों कविताएं आधी आधी आपको सुनाता हूं। फिर उसके बाद में हम देश के इन बड़े कवियों को मैं और आप अपन सब मिलकर सुनेंगे। अगर आप कहें तो मैं हल्दी घाटी के युद्ध की एक कविता आपको सुनाता हूं। मुझे बता दीजिए आप कितने लोग सुनना चाहते हैं। निवेदन करता हूं, सुने, आप लोगों ने सुनी होगी मोबाइल पे बहुत बार, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं, सुनना चाहते हैं। जी मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। 8 पहली बार महिला विश्व कप में मेडल लेकर आई हमारी बेटियां, पहली बार। हर बार फाइनल में हार जाती थी, इस बार फाइनल में जीती। उन्हें भी मेडल देना, और यहां भी इन 2 बेटियों ने अगर टोंक से मेडल लेने के लिए पूरी मेहनत कर दी हो, तो एक बार तालियों का मेडल इन दोनों को भी दे दीजिए। मैं कविता सुनाता हूं, बस चाहिए कविता पाठ के दौरान मत जाइएगा, बस बाकी आप चाहे आए कोई बात नहीं है। हम तो कवि हैं, हम जुड़ने के लिए 2-4 बातें कह देते हैं, वरना हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। श्रोता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद नहीं, हम ये सब जानते हैं। आइए मैं एक कविता सुनाता हूं हल्दी घाटी के युद्ध की, फिर सैनिक का एक छोटा सा गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूं, हमारा भाई बैठा है, नंदू बैठा है, इधर हमारे राजगोपाल जी बैठे होंगे, वो भी सब लोग बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं, बड़ा मंच है, समृद्ध मंच है। हल्दी घाटी का युद्ध। स्वागत जी। महाराणा प्रताप, आपने उनका नाम सुना होगा। मुझे कई बार लोग कहते हैं, जब हम शुरू में कविता पाठ करने आते थे, मैंने ये कविता 2008 में लिखी थी, और लोग ये कहते थे कि अरे महाराणा प्रताप को कौन जानेगा राजस्थान से बाहर। दीदी के साथ हम बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, न जाने कितने कवि सम्मेलन किए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे आदिवासियों का, मेरे मीणाओं का, मेरे राजपूतों का, मेरे जैनियों का राजा, और एक मुसलमान हकीम खान सूर का भी राजा महाराणा प्रताप दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ता था, और पूरा देश उन्हें जानता था, तालियों से मुझे आशीर्वाद देता था। तो मुझे लगता था मेरे राजा को सब जानते हैं। सब जानते हैं। छोटी सी जगह है, एक रक्त तलाई, बस सीरियल है 2.5 मिनट का,
नागिन सीरियल देखा होगा, कभी सास भी बहू है देखा होगा, डायरेक्टर सिद्धार्थ देवल है इस सीरियल का। 2.5 मिनट ये सीरियल देखिएगा, अपने इतिहास पर, अपनी मिट्टी पर आपको घमंड होने लग जाएगा। अमेरिका अगर हिंदुस्तान पर 100% टैरिफ लगाता है तो मेरी ये पंक्तियां महाराणा प्रताप की तरफ से मैं देना चाहता हूं। 100% टैरिफ लगाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हवाई जहाज घुसा था, एक हवाई जहाज। आज भी उनकी बेवाएं अवाम मोमबत्तियां लेकर खड़ी है, पता नहीं हमारा वाला कब नजर आ जाएगा। यह है उस देश की औकात जिसको अफगानिस्तान में जूते मारकर बाहर निकाला गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो नित आतंकवाद की डोरी पर शीश नवाते हैं, जो उपनिवेश के जनक रहे वो गीत शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में 100% टैरिफ लगाएंगे। व्हाट कैन इंडिया डू? जो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे, पर उग्रवाद की शरणस्थली अफगानी चौखट चूम रहे। लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और गोरों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं भीलों के बुजदंडों से। हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं, हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं। युद्ध देखना, महाराणा प्रताप की सेना एक छोटी सी जगह है मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर, उसको रक्त तलाई कहते हैं। एक छोटा सा दर्रा जिस पर पहाड़ है, पहाड़ों पर महाराणा प्रताप की सेना है। बस एक ही बार दृश्य समझाऊंगा, फिर कविता की भाषा में बात करूंगा। महाराणा प्रताप की सेना है, लड़ने वाले कौन? भील आदिवासी, एक कुछ राजपूत सिरदार, एक जैन, एक मुसलमान, और सामने दुनिया की सबसे बदतमीज अहंकारी सेना। ऐसा युद्ध हुआ कि आज तक दुनिया भर के लोग उस युद्ध को गा रहे हैं। मैं उस युद्ध की कविता सुनाता हूं, सीरियल है, बस देखते जाइएगा, निवेदन करता हूं, सुनेगा। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू, 10-15 मिनट, जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर काल बनी मंडराती है। इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणबंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खड़े भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से, हल्दी घाटी का रण देखा, हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेटक की आंखों से। और क्या यहाँ पर इस सदन में एक बार पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पर कोई एक भी हमारा मुस्लिम भाई बैठा है क्या कवि सम्मेलन सुनने के लिए? मैं सर सुन लीजिएगा, अब सुनिएगा आप जो मैं कहना चाहता हूं। इधर महाराणा प्रताप की सेना, उनके हरावल दस्ते में एक मुसलमान लड़ता है जिसका नाम था हकीम खान सूर, और मेवाड़ के युद्ध के बाद में उनको तलवारों के साथ में दफनाया गया। आपको लगे कि ये कवि वाकई कवि है तो आशीर्वाद दीजिएगा, वरना किसी पार्टी का एजेंट लगू तो चुप हो जाइएगा। निवेदन करता हूं, तलवारों सहित दफनाया गया उसको। महाराणा प्रताप की सेना, अकबर ने संदेशा भिजवाया हकीम खान सूरी को, आदरणीय भारद्वाज साहब, संदेशा भिजवाया, बोले क्या रखा है उस आदिवासियों के राजा के पास, क्या है महाराणा प्रताप के पास, छोड़ महाराणा प्रताप को और मेरे पास चला, दिल्ली में मैं तुझे ऊंचे पद पर बिठाऊंगा। जवाब दिया हकीम खान सूर ने कि जिल्ले इलाही आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर दूसरे राजा के पास आ सकता हूं, पर उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसका दिया हुआ अन्न खाता हूं। बस जब ये कविता की भूमिका है, मैं निवेदन करता हूं। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जय एकलिंग, जय चामुंडा, जय महादेव का नाद हुआ। उन्होंने देखा ये क्या नारे लगा रहे हैं, बस अब, लेकिन सामने एक मुगल नजर आता है। अब दृश्य देखना, जय एकलिंग, जय चामुंडा, जय महादेव का नाद हुआ। मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डरने उन्हें छुआ। ये सामने कौन है? उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में हाकिम, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी, वो कुरान की आयत लगता, फिर भी खामोश रह गए तो 8 पंक्तियां और सुन लो। वो कुरान की, मुझे कैसा लगता है कवि क्या कहना चाहता है। अगर हैदराबाद में बैठकर गाली दोगे तो भी कवि बोलेगा,
और अगर देश के लिए लड़ोगे तो भी कभी बोलेगा। निवेदन करता हूं, वो कुरान की आयत लगता, मुझको पावन रमजान लगा, मेद पाट की वादी से गूंजी वो पाक अजान लगा, बदन खाक में मिला मगर तलवार हाथ से गिरी नहीं, दुश्मन का लहू चाट, मरने के बाद भी तलवार नहीं छूटी, दुश्मन का लहू चाटने की शायद वो इच्छा भरी नहीं, ऐसा बंदा जिसकी बंदगी सारी खुदाई करती थी, हाकिम नमाजी अल्लाह का, जालिम दिल्ली भी डरती थी, वो महाराणा की सेना का एक गंगा जमनी सूरज था, उसकी नजरों में मक्का मदीना वो मेवाड़ी धरती थी, उसकी नजरों में मक्का मदीना वो मेवाड़ी धरती थी। बहुत आभार। उसकी नजरों में मक्का मदीना, जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराए। ये इस देश की क्या स्थिति है? 100 रुपए डोनेट करने वाले आदमी का सम्मान किया जाता है कि भामाशाह है, 100 रुपए देने वाले आदमी को 500 रुपए की शील्ड देते हैं, ये भामाशाह है। हिंदुस्तान के युद्ध में खड़ा था एक जैन भामाशाह, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता जैन सामने बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराए। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, सामने आवाज आई जय जिनेंद्र। राणा ने मुड़ के देखा, अरे भामाशाह आप यहां कैसे? आप तो जैन हो, आपको नहीं लड़ना चाहिए। बस अब सुनिएगा, जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराए, सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए, भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया, कर्ण ददीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया, क्षण भर सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वणिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। बोले तुम जैन हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। अब भामाशाह का जवाब सुनना, क्षण भर सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वणिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। भामा बोले हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में से मैंने। और एक दृश्य के साथ कविता समाप्त करता हूं, समय का ध्यान रखना। हमारे वहां पे एक जगह है बड़ी सादरी, वहां के एक राणा था, राजपूत राजा थे जिनका नाम था जाला मान सिंह, उन्हें जाला मन्ना कहा जाता था। उनका चेहरा मिलता था, महाराणा प्रताप से पढ़ने वाले लड़कों को मालूम होगा, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का चेहरा झाला मन्ना से मिलता था और महाराणा प्रताप की सेना चारों तरफ से अकबर की सेना से गिर गई, तो झाला मन्ना को लगा कि मेरे राजा को कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि जब तुम्हारा और मेरा चेहरा मिलता है तो आप अपना मुकुट मुझे दे दो, मुझे यहां पर महाराणा प्रताप समझ लिया जाएगा, मैं इस मिट्टी के काम आ जाऊंगा, राणा आप बच जाओगे तो इस देश की आजादी बच जाएगी। मैं लिखते हुए बहुत रोमांचित था, बस सिद्धार्थ देवल को आशीर्वाद दीजिएगा कि वो इस तरह से कविताएं कर पाए, इन मंचों पर खड़े होने का साहस जुटा पाए। अंतिम बंद सुनेगा, निवेदन करता हूं, सुनेगा भाई साहब। क्या हुआ था, जाला मन्ना और महाराणा प्रताप के बीच बातचीत, दोनों का चेहरा मिलता है। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया तो सरदार सादड़ी वाला विद्युत वेग से आया, दौड़कर आए उनके पास। तब सरदार सादड़ी वाला विद्युत वेग से आया, मुकुट मुझे दो, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहां बचाना है, मैं राणा जी सा दिखता हूं, ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने, कोई दूसरा राजा होता तो कहता ले मुकुट मर, तू मर मैं भागूं यहां से, लेकिन वो तो महाराणा प्रताप थे। बस क्या नेता होता है और क्या कार्यकर्ता होता है, आपका आशीर्वाद देना। 2 पंक्तियां महाराणा प्रताप की तरफ से कहता हूं, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहां बचाना है, मैं राणा जी सा दिखता हूं, ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने प्रिय सुनो, ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, कहा प्रताप ने प्रिय सुनो, यह अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यर्थ नहीं कर पाऊंगा। अरे दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया छला गया, वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया, वो राजा भी क्या राजा है, वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो जाला मन्ना को लगा कि मुकुट देंगे नहीं। 8 पंक्तियों में कविता समाप्त करता हूं, समय ज्यादा हो गया, आभार के सहित 8 पंक्तियां सुन लीजिए जिसके लिए मैंने कविता लिखी है। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो जाला मान ने कहा, जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सेवक बनकर के कुल राज तुम्हारा करता है,
एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो, एक प्रहर तो मुझको भी। राणा बोले, मैं विदाई लूंगा और टोंक से विदाई देखना चाहता हूं, पहली बार आपके शहर में आया हूं, बस सुनिएगा। राणा बोले, झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। अरे सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, विदा करिएगा। सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने।